हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आप मेरे लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लेक्चर वीडियो को शेयर भी करें। तो यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो में हम सांख्यिकी का अर्थ समझेंगे, परिभाषा को देखेंगे और इस सांख्यिकी विज्ञान में किन किन बातों का, किन किन समस्याओं का, सिद्धांतों का, नियमों का अध्ययन किया जाता है, इस बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी का प्रारंभ समझते हैं कि सांख्यिकी का प्रारंभ कब से हुआ है। जैसे जैसे प्राचीन समय में समुदाय बने, जातियां बनी, संगठन बने, वैसे वैसे उनके शासक, राजा महाराजा और जो प्रबंधक हुआ करते थे, उनके लिए प्रबंध संबंधी अंक एकत्रित करने के लिए ये आवश्यक था कि कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसमें अंकों का उल्लेख किया जाए। उस समय, प्राचीन समय में राज्य की जो जनशक्ति थी, धन शक्ति थी, पशु शक्ति आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए समंकों का संकलन किया जाता था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, उसमें भी शासन, सामाजिक व्यवस्था, युद्ध व्यवस्था आदि के संबंध में कई सारे आंकड़े और तथ्य उपलब्ध हैं। इसी तरह से हम देखें तो रोम और अन्य देशों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है, जहां पर अंकों को, तथ्यों को एकत्रित किया गया है। प्राचीन समय में मुख्य रूप से ये सब कार्य जो है शासकों द्वारा राज्य संचालन करने के लिए किया जाता था। राज्य की जो नीति बहुत अंशों तक आंकड़ों पर निर्भर करती है, क्योंकि राज्य इन आंकड़ों और अंशों के आधार पर, अंकों के आधार पर ही कोई नीति का निर्माण करती है और राज्य उन नीतियों को अपनी जनता या प्रजा पर लागू करती है। इसी कारण से राजनीति विज्ञान को राजतंत्र का विज्ञान, साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट या सम्राटों का विज्ञान, साइंस ऑफ किंग्स कहा गया था। अब हम यहाँ पर सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। सांख्यिकी जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स से बना हुआ है। स्टैटिस्टिक्स से, स्टेट शब्द से सांख्यिकी का अर्थ निकाला जाता है, जिसमें स्टेट का अर्थ होता है राज्य, और इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा की स्टेटस और इटालियन शब्द स्टेटिस्टा से हुई है, और साथ ही जर्मन शब्द स्टेटिस्टिक से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जो स्टेटिस्टिक्स शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले एक जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवाल, ये शब्द आप याद रखेंगे, गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। इन्हीं के कारण इनको सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि सांख्यिकी का जो जन्मदाता है वह है कौन, गॉटफ्राइड एकेनवाल। ये आपको पता होनी चाहिए, इसको आप बिल्कुल नोट करके रखें। अब हम सांख्यिकी का विकास समझते हैं कि सांख्यिकी का जो विकास है वो किस तरह से हुआ है। तो सांख्यिकी विज्ञान के जो विकास है उसको हम सुविधा की दृष्टि से ये 6 भागों में विभक्त कर लेते हैं और फिर उनका अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1, राज्य संचालन एवं व्यवस्था के लिए सांख्यिकी का उपयोग। इसका जो प्रारंभ है वो माना जाता है, प्रारंभ से 15वीं ईस्वी तक ये प्रथम स्टेज का प्रारंभ माना जाता है। जैसा कि सांख्यिकी जो है सम्राटों का विज्ञान कहलाता था,
ईसा के लगभग 3050 वर्ष पूर्व तक मिस्र के सम्राट ने संसार प्रसिद्ध पिरामिडों के निर्माण के लिए भी कई तरह के आंकड़े एकत्रित करवाए थे। मोज़ेक ने इज़राइल के लोगों की गणना इनकी युद्ध शक्ति का अनुमान लगाने के लिए की गई थी। इसी तरह हम देखें तो चीन, हॉलैंड, जर्मनी, यूनान, भारतवर्ष और कई ऐसे देशों के जो शासक थे, उन्होंने भी यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया गया था। तो इस प्रकार यह जो विज्ञान है वो मुद्रा काल से ही मानव जीवन का एक आवश्यक अंग रहा है, किंतु इसका व्यवस्थित विकास जो है 16वीं शताब्दी से माना गया है। तो ये प्रथम अवस्था है सांख्यिकी विकास की, उसको प्रारंभ से लेके 15वीं ईस्वी तक माना गया है। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा इस विज्ञान का प्रयोग। यह जो अवधि है यह 1500 ईस्वी से 16वीं ईस्वी तक मानी गई है। तो इस विज्ञान के लिए ये जो अवधि है, यह जो शताब्दी है, इसका बाल्यकाल कहा गया है, क्योंकि इस अवधि में ज्योतिष शास्त्रियों ने इस विज्ञान का उपयोग जो है तारों, नक्षत्रों की गति और उनका स्थान, इन सब के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए तथा ग्रहण के बारे में पूर्वानुमान लगाने के संबंध में सांख्यिकी का प्रयोग किया था। नंबर 3, सामाजिक उद्देश्यों के लिए सांख्यिकी का प्रयोग। ये 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है इसको। इसमें जन्म, मरण, अपराध और कई सारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, इनका अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग इस शताब्दी से किया गया। जन्म मरण संबंधी आंकड़ों के आधार पर जीवन सारणी बनाई गई, मृत्यु सारणियां बनाई गई। सन 1621 ईस्वी में प्रोफेसर जॉर्ज ओबेट ने अपराध संबंधी आंकड़ों की सहायता से अपराधों में कमी लाने के लिए उपाय प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से हम देखें तो जो 1600 से 1700 ईस्वी तक सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो सामाजिक उद्देश्य के लिए किया गया था। नंबर 4, सांख्यिकी सिद्धांतों का शुगमन। यह जो अवधि है ये 1700 से 18वीं ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल में ये अनुभव किया जा रहा था कि जो अंकों का एकत्रीकरण है, संग्रहण है, विश्लेषण है, उनका इंटरप्रिटेशन है, इनका क्लिष्ट और अवैज्ञानिक तरीका में विकास कर उनको वैज्ञानिक और सुगम बनाया जाए। क्योंकि पहले जो आंकड़े थे उनका संकलन, विश्लेषण, निर्वचन और इंटरप्रिटेशन ये अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा था। तो ये अनुभव किया गया इस शताब्दी में कि भाई जो आंकड़े हैं इनका वैज्ञानिक तरीके से सरलता से इसको विकसित किया जाए ताकि इसको सभी कोई समझ सके। इसी समय सांख्यिकी और जो गणित शास्त्र सिद्धांत थे के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ, उनमें समन्वय स्थापित किया गया। इस कारण संभावना सिद्धांत जो अभी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की नींव जो है यहीं से स्टार्ट हुई है। यहीं से थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का सिद्धांत जाना गया है। प्रोफेसर जेम्स बर्नौली ने भी बड़ी संख्याओं का सिद्धांत दिया था। तो इस जो 17वीं से 18वीं शताब्दी की जो अवधि है, इस अवधि में सांख्यिकी सिद्धांतों का निर्माण किया गया था। नंबर 5, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन। 1800 ईस्वी से 19वीं ईस्वी तक। सन 1812 में लैपलेस नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी
पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। बेल्जियम के महान ज्योतिषाचार्य एवं जो गणितज्ञ श्री LAJ क्वेटलेट ने एक आधुनिक सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स का प्रतिपादन किया था, जो कि महान गणितज्ञ नेप, लेक्सिस, सर फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल पियर्सन आदि ने सांख्यिकी के उन्नति और विकास के लिए नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और जो पुराने सिद्धांत बने हुए थे उन सिद्धांतों में सुधार किए, उनके लिए सुझाव प्रस्तुत किए और नए तरीके से उनका विश्लेषण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 6, सांख्यिकी विज्ञान का नया व आधुनिक रूप। 19वीं शताब्दी से अभी तक जो हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं वह 6 स्टेप की सांख्यिकी है। आधुनिक युग में जो विभिन्न विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है, उन विज्ञानों में सांख्यिकी का अपना एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। इस संबंध में हम देखें तो प्रोफेसर बॉडिंगटन, डॉक्टर बाउले, किंगफिशर और महलनोबिस का जो मॉडल हम पढ़ते हैं, इन सब ने सांख्यिकी विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की जो योजनाएं बनती हैं वह सब सांख्यिकी विज्ञान की देन है। इस तरह से हम देखें तो आज सांख्यिकी का जो रूप है, आज अर्थशास्त्र भी एक जो कि एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जा रहा है, उसमें सांख्यिकी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से सांख्यिकी का जो विकास है उसको 6 स्टेप में विभाजित करके हमने अध्ययन किया। इन 6 स्टेप में सांख्यिकी विकास को हमने समझा। अब यहाँ पर हम सांख्यिकी का अर्थ समझेंगे, मीनिंग ऑफ एस्थेटिक्स के बारे में समझेंगे। तो सांख्यिकी का जो अर्थ है वह 2 रूपों में लगाया जाता है, एक बहुवचन के रूप में और एक एकवचन के रूप में। तो जब सांख्यिकी शब्द का उपयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, इसका मतलब ये है कि जब विज्ञान अविकसित अर्थव्यवस्था में था, सांख्यिकी विज्ञान जो था वह अविकसित अवस्था में था, उस समय इसका प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया जाता था और इसका संबंध था शमंकों और आंकड़ों से था। अब इसका प्रयोग जो है बहुवचन में इसी अर्थ में होता है, किंतु विज्ञान जो सांख्यिकी विज्ञान है वह अब काफी विकसित हो गया है, इसलिए इसका प्रयोग जो है एक वचन के रूप में इसका अर्थ लगाया जा रहा है। इस प्रकार सांख्यिकी शब्द की जो परिभाषा है उसके 2 रूप हैं, एक बहुवचन के रूप में और एक एकवचन के रूप में। तो जब हम बहुवचन के रूप में बात करते हैं सांख्यिकी विज्ञान की, तो वहां पर हम समंक या आंकड़ों की परिभाषा के संबंध की बात करते हैं, और जब हम एक वचन के रूप में बात करते हैं तो वहां पर सांख्यिकी विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पर समंक या आंकड़ों की परिभाषा समझते हैं, अर्थात सांख्यिकी का जो बहुवचन है ये वाला, इसको पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। प्रोफेसर AL बाउले ने कहा है कि समंक अनुसंधान के किसी भी विभाग में तथ्यों की संख्या के रूप में स्पष्टीकरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये जो परिभाषा प्रोफेसर बाउले ने प्रस्तुत किया है, ये आंकड़ों के स्वभाव को पर्याप्त मात्रा में व्यक्त नहीं करती है, किंतु यह बहुत स्पष्ट नहीं है और समंकों के स्वभाव को इसमें ऊंची ढंग से व्यक्त करने के लिए इस परिभाषा में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, इसलिए इस परिभाषा को हम उपयुक्त परिभाषा नहीं कह सकते हैं। अब समंक के आंकड़ों की एक आधुनिक परिभाषा H. सीक्रेट ने दिया है, जो कि काफी अच्छी परिभाषा है।
इसको हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं हम। समंग से हमारा आशय तथ्यों के उन समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह जो परिभाषा प्रोफेसर सीक्रेट ने दिया है, यह परिभाषा काफी स्पष्ट है। यह समंक और आंकड़ों के बारे में स्पष्ट व्याख्या करती है। ये परिभाषा समंक से संबंधित पूर्ण क्षेत्र का प्रतिपादन करती है। इसी परिभाषा के आधार पर हम सांख्यिकी जो समंक हैं उनके लक्षणों का, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सांख्यिकी के जो मुख्य लक्षण हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो सीक्रेट ने परिभाषा दिया है, जो कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान की उन्होंने परिभाषा दिया है, उसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं, लक्षण हैं। उन लक्षणों का, विशेषताओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नंबर वन देखिए यहाँ पर आप, समंक तथ्यों के समूह हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि जो समंक होते हैं वो कैसे होते हैं? समूह होते हैं। यानी समंक किसी एक व्यक्ति या एक सदस्य के बारे में नहीं होते हैं, बल्कि ये पूरे समूह के बारे में होते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की लंबाई हम कहें कि भाई ये 10 फीट है, तो ये समंक नहीं कहलाएगी। ये संख्या तो जरूर है, लेकिन ये समंक नहीं कहलाएगा। सांख्यिकी दृष्टिकोण से हम देखें तो ये किसी भी एक व्यक्ति से संबंधित अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। सांख्यिकी में संख्याएं किसी समूह से संबंधित नहीं होनी चाहिए, किसी एक सदस्य से नहीं। मतलब जो संख्याएं जो हैं वह किसी एक समूह से संबंधित होनी चाहिए, कोई एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होनी चाहिए। कोई एक समूह हो, उससे संबंधित हो, तो वह समंक कहलाएगा। नंबर 2, तथ्यों, वहां पर मिसप्रिंट लिखा है, ये तत्व ना लिखकर आप तथ्य लिखेंगे। तथ्यों के संख्यात्मक विवरण होने चाहिए। समंक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे संख्या के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। यदि यह कहा जाए कि भाई ए व्यक्ति बालक है, बी व्यक्ति युवा है, सी व्यक्ति बूढ़ा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगी, इसको हम समंक नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी बात को इस तरह से व्यक्त करें कि ए व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है, बी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है, सी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष है या 70 वर्ष है, अगर इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं तो यह जो सूचना होगी ये समंक कहलाएगी। नंबर 3, वे कई कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। जो समंक होते हैं वह केवल एक कारणों से ही प्रभावित नहीं होते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कई सारे कारण होते हैं। कोई एक कारण ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई एक घटना घटित हुई, उस घटना का जो कारण है वह कोई एक कारण से वो घटना घटित नहीं हो सकती, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किसी एक विद्यार्थी का जो रिजल्ट है वह काफ़ी अच्छा आया, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि भाई विद्यार्थी ने हो सकता है अध्ययन अच्छा किया हो, पढ़ाई अच्छी किया हो, या प्रश्न पत्र सरल आ गए हों, या जो वैल्यूअर है जो परीक्षा कॉपियों को चेक करता है उसने अपनी कुछ दया दृष्टि दिखा दिया हो, नंबर ज़्यादा दे दिया हो। तो इस तरह से कई सारे कारण हैं जो उस विद्यार्थी के परीक्षा फल को प्रभावित करते हैं। नंबर 4, उचित मात्रा की शुद्धता। समंकों को संग्रहित करने में उचित मात्रा की शुद्धता होना आवश्यक होता है। जैसे अगर समष्टि काफ़ी बड़ी है, यूनिवर्स जो है काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर सैंपल के आधार पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब वहाँ पर सावधानी यह बरती जानी चाहिए कि उसमें शुद्धता हो।
यदि अंक अनुमानित है तो अनुमान लगाते समय समस्या क्या है, साधन और उद्देश्य, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो समंक है उसकी शुद्धता को बनाए रखना होता है। और नहीं तो अगर शुद्धता नहीं हुई तो उस समंक का कोई मतलब नहीं रहेगा, वह गलत परिणाम देगा। जैसा कि मान लीजिए कि हमें एक नगर की जनगणना करना है, तो वहां पर हम जनगणना करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी एक परिवार की जनगणना करते हैं तो एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों या उन सभी इकाइयों का अध्ययन करेंगे, उन सभी की गणना हम करेंगे, अनुवार होगा। उसमें से अगर हम मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं एक परिवार में और 10 व्यक्ति में से हमने तो 4 व्यक्ति को छोड़ दिया, 6 को हमने गणना कर लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा समंक। लेकिन यदि एक पूरे शहर की हमको जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना है तो वहां पर अगर 2-4 व्यक्ति कम हो जाते हैं या अधिक हो जाते हैं तो उसका जो समग्र जो रिजल्ट आएगा हमारा, उस रिजल्ट पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 5, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। जिस समय जो समंक या डाटा एकत्रित किए जाते हैं उस समय उनके संग्रहण करने का भी एक उद्देश्य होता है कि समंक किस उद्देश्य से एकत्रित किए जा रहे हैं। मान लो कि 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों की किसी एक परीक्षा में जो अंक ले रहे हैं, प्राप्तांक ले रहे हैं, उनको संग्रहित किया जा रहा है, तो अब इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों में किस कक्षा के विद्यार्थी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, हो सकता है ये उद्देश्य हो, और किस कक्षा में कम चतुर हो, कम बुद्धिमान हो, ये उद्देश्य होगा। तब तो हम उनके प्राप्तांकों का कलेक्शन करेंगे, यानी अगर हम बिना उद्देश्य के प्राप्तांक कलेक्शन करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। नंबर 6, वे एक दूसरे से संबंधित किए जाने योग्य होना चाहिए। संख्याओं का जो समूह होता है उसमें जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनको हम समंक तभी कहेंगे जबकि वे संख्याएं जो है सजातीय हों, उनमें स्पष्ट संबंध होना चाहिए, तब हम उनको समंक कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और स्कूल में 5 टीचर हैं, और मान लीजिए कि भाई 10 पेड़ हैं और 10 भवन हैं। इस टाइप के अगर आंकड़े आते हैं तो ये संख्यात्मक तथ्य तो हैं, संख्या के रूप में हम इनको व्यक्त तो कर रहे हैं, लेकिन किंतु एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अगर ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो इसको हम समंक नहीं कहेंगे। इसलिए समंक एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। नंबर 7, वे एक व्यवस्थित ढंग से संकलित किए गए हों। अब जिन समंकों को हम एकत्रित कर रहे हैं उन समंकों के एकत्रीकरण के लिए, उन्हें संग्रहण करने के लिए एक निश्चित योजना होनी चाहिए, क्योंकि बिना योजना के अगर हम कोई समंक को एकत्रित करेंगे तो वह आंकड़े नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वह बिना योजना के संग्रहित किए गए हैं, उसका रिसर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए समंक कैसे व्यवस्थित ढंग से कोई ना कोई विधि या प्रणाली के द्वारा एकत्रित किए जाना चाहिए। नंबर 8, समंकों को गणना या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जाता है। जो समंक होते हैं उनको खासतौर से 2 विधियों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, एक सैंपल मेथड के द्वारा और एक यूनिवर्स के द्वारा। अगर मान लीजिए कि जो अनुसंधान का क्षेत्र है, रिसर्च का जो एरिया है वह काफ़ी सीमित है, छोटा है, तो वहाँ पर हम सभी इकाइयों का अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर हम सैंपल मेथड का यूज़ करेंगे, यानी सभी इकाइयों का अध्ययन ना करके उस क्षेत्र की
जो सभी इकाइयां हैं उनमें से कुछ इकाइयों को चुनाव करेंगे और उनका अध्ययन करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम फिर उस समग्र की सभी इकाइयों पर लागू करेंगे। तो इस तरह से सांख्यिकी के ये मुख्य लक्षण हैं, विशेषताएं हैं जिनका अभी हमने अध्ययन किया। अब हम यहाँ पर सांख्यिकी विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी हम यहाँ पर अब सांख्यिकी विज्ञान की एक वचन के रूप में व्याख्या करेंगे। तो एक वचन के रूप में व्याख्या हम जब सांख्यिकी विज्ञान की करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सांख्यिकी विज्ञान है उसकी एक अच्छी परिभाषा में कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो सांख्यिकी विज्ञान की एक अच्छी परिभाषा के लिए ये 3 गुण होना आवश्यक है। नंबर 1, पूर्णता का गुण। जो परिभाषा है वह स्वयं पूर्ण होना चाहिए। इसे विज्ञान के उन सब पहलू पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए जो कि सारभूत हो, सारगर्भित हो। अन्य शब्दों में हम यही कहें कि परिभाषा जो है पर्याप्त रूप से समावेशी होनी चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, उसमें सब बातों का समावेश होना चाहिए। नंबर 2, स्पष्टता। स्पष्टता लिखेंगे आप, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्टता लिखें उसको, क्लियरिटी। तो परिभाषा जो हो वह स्पष्ट हो, अर्थात इसके लक्षणों का जो वर्णन है वो स्पष्ट रूप से किया गया हो। कोई शब्द ऐसे असंदिग्ध ना हो कि भाई समझ में ना आए। तो इस तरह की परिभाषा ना होना चाहिए, बल्कि परिभाषा स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 3, स्वयं व्याख्यात, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो परिभाषा है वह स्वयं व्याख्यात होना चाहिए, मतलब स्वयं वह अपने आप की व्याख्या करने वाली होना चाहिए। परिभाषा का अर्थ समझने के लिए कोई किसी और की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसी और को ढूंढकर हम परिभाषा को ना समझें। तो इस तरह की परिभाषा क्लिष्ट परिभाषा नहीं होनी चाहिए। परिभाषा यानी ऐसी होनी चाहिए कि वह स्वयं अपनी व्याख्या करती हो। तो हम सांख्यिकी विज्ञान की उस परिभाषा को अच्छा कहेंगे जिसमें ये तीनों बातें उसमें समाहित हो। प्रोफेसर बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। प्रोफेसर बाउले ने कहा है कि सांख्यिकी जो है गणना का विज्ञान है। यहाँ पर प्रोफेसर बाउले की परिभाषा को हम देखें तो प्रोफेसर बाउले ने सांख्यिकी को सीमित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सांख्यिकी को केवल गणना का शास्त्र माना है। इन्होंने और जो सांख्यिकी की जो विधियां हैं, नियम हैं, उन सब का उल्लेख नहीं किया, उसका समावेश नहीं किया है। प्रोफेसर सेलिगमैन की परिभाषा को देखते हैं। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। तो प्रोफेसर सेलिगमैन ने जो परिभाषा दिया है वह परिभाषा काफी अच्छी परिभाषा है। यह सांख्यिकी विज्ञान की एक स्पष्ट व्याख्या करती है। तो इस तरह से यह परिभाषा जो है इसको हम उपयुक्त कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सांख्यिकी रीतियों का भी, नियमों का भी इसमें समावेश किया गया है। तो इस तरह से सांख्यिकी विज्ञान की तो कई सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दिया हुआ है, लेकिन हमने मुख्यतः 2 परिभाषाओं के यहाँ पर उल्लेख किया है। आप एग्जाम में कोई 1 या 2 परिभाषा लिख सकते हैं। अब हम सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि सांख्यिकी का जो क्षेत्र है उसका स्कोप क्या होगा, यानी सांख्यिकी विज्ञान में किन किन बातों का अध्ययन किया जाएगा। तो जो सांख्यिकी के क्षेत्र के विषय में अध्ययन हम निम्न बिंदु के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी का सब्जेक्ट मैटर क्या है उसके बारे में जानेंगे। और सांख्यिकी का स्वभाव क्या है, यानी सांख्यिकी का नेचर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। और सांख्यिकी की सीमाएं, उसकी लिमिटेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे।
सांख्यिकी की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की विषय सामग्री को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, सांख्यिकी सिद्धांत अथवा सांख्यिकी रीतियां, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। नंबर 2, व्यवहारिक विज्ञान, एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1, सांख्यिकीय सिद्धांत अथवा सांख्यिकी रीतियां। तो सांख्यिकी रीति क्या होती है वो पहले हम समझते हैं। ये वे रीतियां हैं जिनका उपयोग सांख्यिकी में किया जाता है। इनकी सहायता से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उन्हें समझने योग्य और तुलनात्मक बनाया जाता है। यह उचित निष्कर्ष निकालने में सहायता करती है। तो ये सांख्यिकी रीतियां कहलाती है। सांख्यिकी रीति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है। नंबर 1, आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। यह प्रत्येक अनुसंधान के लिए पहला और आवश्यक कार्य है। आंकड़ों का संग्रहण करना सबसे पहला कार्य है। किसी भी अनुसंधान में सबसे पहले आंकड़ों का संग्रहण ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान के विषय के अनुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि आंकड़े कब इकट्ठे किए जाएंगे, कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे, कितने और किस ढंग से, मतलब उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, ये आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, किस आधार पर एकत्रित किए जाएंगे, इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नंबर 2, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब जो डाटा हमने रिसर्च कोई ना कोई मेथोडोलॉजी के साथ के द्वारा एकत्रित किए हैं, उन आंकड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम तरीके से बनाना, उसको तुलना के योग्य बनाने के लिए हम कई तरह के गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। विभिन्न वर्गों में उसको हम बांटते हैं। वर्गीकरण का आधार कोई भी हो सकता है, लिंग हो सकता है, आय हो सकती है, जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, स्थान हो सकता है। ये कोई भी वेरिएबल से इनके आधार पर हम उन समांकों का वर्गीकरण करते हैं। नंबर 3, सारणीय टेबुलेशन। वर्गीकरण से आंकड़े सुगम तो हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, किंतु इतने आकर्षक नहीं बन पाते हैं कि उसको एक सामान्य व्यक्ति उसको समझ सके। तो एक सामान्य व्यक्ति उन आंकड़ों को समझ सके, ऐसा बनाने के लिए हम उन आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक शीर्षक लिखा जाता है, फिर उन तथ्यों को रो और कॉलम के रूप में संख्या में व्यक्त किया जाता है। ये सारणीयन कहलाता है। नंबर 4, निरूपण, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ये प्रयास किया जाता है कि आंकड़ों को हम कोई ना कोई चित्र के माध्यम से, कोई डायग्राम के माध्यम से उनको हम प्रस्तुत करें, ताकि लोग उसको तुरंत देखकर बड़े आसानी से उन आंकड़ों को समझ सके। नंबर 5, दूसरी श्रेणियों से संबंध स्थापित करना। अब हमने डाटा को टेबुलेशन कर दिया, प्रेजेंटेशन कर दिया, और अब अगर हमने कोई माध्य निकाला, कोई मीन निकाला, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कि दो श्रेणियों के बीच के हमने माध्य निकाला, तो उन दोनों श्रेणियों के माध्य की हम तुलना करेंगे कि किसका माध्य क्या कहता है, पहली श्रेणी का माध्य कितना है, दूसरी का कितना है, दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसे हैं। इन सब बातों का अध्ययन हम सांख्यिकी सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। नंबर 6, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। इस रीति का प्रयोग दो प्रकार के आंकड़ों की तुलना करने के लिए किया जाता है। उनके परिणाम निकालने के लिए किए जाते हैं कि दो तरह के आंकड़े दिए हुए हैं और दोनों का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फिर हम एक सरल रूप में हम उनको कह पाएंगे कि भाई ये साधारण, ताकि उनको एक साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सके। यही कहलाता है इंटरप्रिटेशन। आंकड़ों को एकदम सरल रूप से प्रस्तुत करना, जिसको कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति उसको समझ सके, वो इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट 7th नंबर, पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग।
भाई अब हमने सांख्यिकी रीति का उपयोग करके कोई डाटा हमने निकाला, कोई रिजल्ट हमने निकाला, तो उसमें जो हमने डाटा निकाला उसके आधार पर, या जो हमने रिजल्ट निकाला उसके आधार पर हम भविष्य का अनुमान, पूर्व अनुमान हम उसमें लगाते हैं। तो सांख्यिकी रीति के अंतर्गत अगर हम देखें तो इतने तरह के 1 से लेकर 6 तक ये कार्य किए जाते हैं। अब बात करते हैं व्यवहारिक सांख्यिकी की। अभी तो हमने सांख्यिकी सिद्धांत के बारे में बात किया था, या सांख्यिकी रीति के बारे में बात किया था। अब हम बात करते हैं व्यवहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सांख्यिकी रीतियां हमें सिद्धांत के बारे में बतलाता है। ये जो सांख्यिकी रीति है, इसमें हमें केवल सिद्धांत के बारे में पता चलता है, और उन सिद्धांत या जो रीति है उनका प्रयोग हम व्यवहार में किस तरह से करें, अनुसंधान में हम उनका प्रयोग किस तरह से करें, इस विषय का अध्ययन हमें ये जो सांख्यिकी सिद्धांत है या सांख्यिकी रीति है उसमें नहीं मिलता है। इस विषय का अध्ययन हम करते हैं व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत। हम इसका अध्ययन करते हैं कि जो सांख्यिकी सिद्धांत बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनका हम व्यवहारिक जगत में या जब हम अनुसंधान करते हैं तब उन्हें किस तरह से मूर्त रूप देकर उनका प्रयोग कर सकें। किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों का किस प्रकार संग्रहण किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाए और किस तरह से उनका निर्वचन किया जाए, ये सब, इन सब बातों का अध्ययन हम व्यावसायिक सांख्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं, व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जो सांख्यिकी का क्षेत्र है, स्कोप है, उसमें हम 2 तरह की बातों का अध्ययन करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सी, ये सांख्यिकी सिद्धांत या सांख्यिकी रीतियों के बारे में, और नंबर 2 व्यवहारिक सांख्यिकी के बारे में। ये 2 बातों के अंतर्गत जितनी भी सिद्धांत, नियम, ये सब आते हैं, इन सब का अध्ययन हम सांख्यिकी विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं हम कि सांख्यिकी विज्ञान का स्वभाव क्या है, सांख्यिकी का स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सांख्यिकी विज्ञान हमने यहां पर लिख दिया है कि सांख्यिकी विज्ञान जो है कला और विज्ञान दोनों हैं। सांख्यिकी विज्ञान, अगर आप को एग्जाम में पूछा जाए कि सांख्यिकी विज्ञान की प्रकृति क्या है, तो आप ध्यान रखें सांख्यिकी विज्ञान की जो प्रकृति है वह कला होने की भी है और विज्ञान होने की भी है। इसमें हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। सांख्यिकी विज्ञान कला है, इसके पक्ष में तर्क देते हैं, फिर सांख्यिकी विज्ञान विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क देते हैं। इन दोनों के पक्ष में तर्क और वितर्क के आधार पर हम ये कहते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान कला है और विज्ञान दोनों हैं। लेकिन इसका डिटेल्स के लिए मेरा नेक्स्ट इसका पिछला वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि जो सांख्यिकी विज्ञान है वह दोनों प्रकृति का है, साइंस और आर्ट्स। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी विज्ञान के कार्यों के बारे में कि सांख्यिकी जो विज्ञान है उसके कार्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करना, अंक समूह की जटिलता को सुगम बनाना। तो जो सांख्यिकी है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि वह जो तथ्य हैं उनको संख्या के रूप में प्रकट करता है और जो अंकों के समूह हैं उनको इतना सरल बना देता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ जाता है। नंबर 2, व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभव की वृद्धि करना।
जो सांख्यिकी है उसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इससे व्यक्तिगत ज्ञान की वृद्धि होती है, अनुभव बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, समूह के तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत ज्ञान भी बढ़ता है, अनुभव भी बढ़ता है। अनुभव इसलिए बढ़ता है कि हम समस्या के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारा अनुभव भी बढ़ता है, उस अनुसंधानकर्ता का अनुभव भी बढ़ता है। नंबर 3, तथ्यों की तुलना करना। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तथ्यों की तुलना करना। भाई कोई भी जो आंकड़े हम एकत्रित करते हैं उन आंकड़ों के आधार पर हम, जैसे मान लीजिए कि भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में हमने आंकड़े एकत्रित किए, तो हम चाहें तो वर्ष के अकॉर्डिंग हम उसकी तुलना कर सकते हैं कि पिछले वर्ष भारत की राष्ट्रीय आय ए थी, इतने 100 करोड़ थी, उसके पिछले वर्ष 90 करोड़ थी या 110 करोड़ थी। इस तरह से हम तुलना करके ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रीय आय है ये पिछले वर्ष की तुलना में कम है या ज़्यादा है। या फिर हम इस राष्ट्रीय आय की जो तुलना है अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से सांख्यिकी कार्य तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना भी है। नंबर 4, दूसरे विज्ञानों के नियमों की जांच करना। जो सांख्यिकी विज्ञान है वह दूसरे जो विज्ञान हैं उन विज्ञानों में जो नियम या सिद्धांत बने हुए हैं उनका भी इसमें सत्यता की जांच की जाती है। नंबर 5, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, इसको शॉर्टकट में करना चाह रहा हूँ ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बने। आप चाहें तो कई तरह की बुक्स हैं, उस बुक्स में भी आप इन पॉइंटों को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देके इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। नंबर 5, नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ आंकड़े मिलते हैं नीति को निश्चित करने में सरलता होती है। वहाँ पर अगर आंकड़े नहीं हैं तो वहाँ पर कोई नई नीति बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए नीति निर्धारण करने में आंकड़ों की जो उपयोगिता है वह काफ़ी अधिक होती है। बिना आंकड़ों की कोई नीति सफल नहीं हो सकती है। सरकार या राज्य जब कोई नई नीति का निर्माण करती है या लोगों के कल्याण के लिए कोई नीति बनाती है तो वह सबसे पहले आंकड़े जुटाती है कि किन लोगों के लिए बनाना है, कितने लोगों के लिए यह पॉलिसी बनाना है। ये सब बातें जो है, इन सब का आंकड़े जो है सरकार इकट्ठा करती है, फिर उसके संबंध में फिर नीति बनाती है और उन लोगों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए उस जो नीति है उसको फॉलो करती है, लागू करवाती है। नंबर 6, आयोजन तथा भविष्यवाणी करना। जो सांख्यिकी है उसका काम भविष्यवाणी करना भी है। वह भविष्यवाणी भी करती है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्तमान के आंकड़े हम जब इकट्ठे कर लेते हैं तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अभी अगर मंदी का दौर चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह से 6 महीने में अभी मंदी का दौर चल रहा है तो आने वाले समय भी क्या स्थिति हो सकती है। इस तरह से किसी भी संबंध में हम एक अनुमान लगा सकते हैं सांख्यिकी के माध्यम से। नंबर 7, तथ्यों के बीच सहसंबंध की मात्रा ज्ञात करना। जो सांख्यिकी है वह 2 तथ्यों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने की सुविधा प्रदान करती है। जैसे कि हम माने कि भाई जो भारतीय कृषि है वो कृषि पर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। कृषि उत्पादन अच्छा होगा, खराब होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? वर्षा पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में वर्षा और कृषि उत्पादन इन दोनों के बीच में संबंध है, इन दोनों का एक दूसरे के पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, किसी भी समस्या को निश्चयात्मकता प्रदान करना। जो सांख्यिकी होती है वह किसी भी समस्या को एक निश्चयात्मकता प्रदान करती है ताकि उसका अध्ययन किया जा सके। तो इस तरह से हमने सांख्यिकी के कार्य को यहाँ पर समझा। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी के महत्व के बारे में।
नंबर 1, योजना बनाने के लिए अनिवार्य है। जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि आज का जो वर्तमान युग है वो योजना का युग है। बिना योजना के हम विकास नहीं कर सकते हैं। चाहे संसार का कोई भी देश हो, विकसित हो, अविकसित हो, अर्धविकसित कोई भी देश हो, वहां पर आर्थिक विकास करने के लिए योजनाओं का सहारा लिया जाता है। और योजनाओं का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां डाटा कलेक्ट किए जाएं। बिना डाटा का योजना नहीं बनाई जा सकती और बिना योजना के फिर विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए सांख्यिकी का महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व, योजना बनाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। नंबर 2, शासन प्रबंध में महत्व। जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सब सरकार का प्रबंध करने में सांख्यिकी विज्ञान का काफी महत्व रहा है। नंबर 3, वाणिज्य या व्यवसाय में महत्व। वाणिज्य व्यवसाय में भी सांख्यिकी का महत्व काफी अधिक है। जिस तरह से हम देखें शासन प्रबंध में इसका महत्व है, उसी तरह से वाणिज्य व्यवसाय में भी इसका काफी महत्व है। व्यापार के सफल संचालन के लिए व्यापारियों को यह जानना आवश्यक होता है कि किन वस्तुओं का व्यापार वो कर रहे हैं और उन वस्तुओं की मांग कहाँ कहाँ कितनी है, कैसी मांग घट सकती है, बढ़ सकती है, भविष्य में सरकार की नीति क्या होगी। इन सब बातों के बारे में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 4, कृषि और अन्य अनुसंधान के लिए उपयोगी। जो कृषि है, कृषि क्षेत्र और अन्य और भी जो अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर अनुसंधान करने के लिए सांख्यिकी का महत्व अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जैसे कृषि क्षेत्र में खाद, सिंचाई, प्रति एकड़ उत्पादन कितना होगा, लागत कितनी आएगी, इससे संबंधित अनुसंधान सांख्यिकी ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसी तरह से हम देखें तो वातावरण में वर्षा, भौगोलिक स्थिति आदि से संबंधित संपूर्ण जो पूर्व अनुमान है वो सांख्यिकी पर ही आधारित होता है। नंबर 5, अर्थशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी। इसी प्रकार हम देखें तो आर्थिक अनुसंधान की दृष्टि से भी हम सांख्यिकी को देखें तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर मार्शल ने कहा है कि सांख्यिकी वह मिट्टी है जिससे मुझे भी अन्य प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति ईंटें बनानी है। इस तरह से इन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व काफी अधिक है। जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य, मांग, उपयोगिता, पूर्ति, जनसंख्या वृद्धि आदि ऐसी कई विषय हैं जिनके संबंध में पूरा ज्ञान समंकों के अध्ययन के द्वारा ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिमाण संबंधी अध्ययन में अनिवार्य। वैसे तो सांख्यिकी रीतियां जो है वो किसी प्रकार के अध्ययन में, विचारों में और इनके स्पष्टता, दृढ़ता आदि लाने में इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु जहां मात्रक संबंधी या संख्या संबंधी अध्ययन करना हो वहां इसका प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट नंबर 7, सांख्यिकी रीतियों का बृहद प्रयोग। आज के युग में हम देखें तो सांख्यिकी का प्रयोग जो है सभी विज्ञानों में, सभी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सामान्य मनुष्य के जो दैनिक जीवन में विज्ञान का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 8, वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार। वैज्ञानिकों को अपने निश्चित और भ्रम अनुमानों और विचारों को शुद्ध करने तथा इसके जो मात्रात्मक विषय है उसमें संबंधित स्थापित करने में भी आंकड़ों की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह से हम देखें तो सांख्यिकी का महत्व काफी है।
नेक्स्ट, भूतकालीन ज्ञान व अनुभव की सुरक्षा। भूतकालीन ज्ञान मतलब जो पुराना ज्ञान है वह, और अनुभव की सुरक्षा। सांख्यिकी भूतकालीन ज्ञान और अनुभव को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करती है। जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसको हम संख्या के रूप में इकट्ठे करके रख सकते हैं। पिछला अनुभव जो है हमारा, उसे को भी हम संख्या के रूप में इकट्ठा करके संग्रह करके रख सकते हैं। इसी आधार पर हम फिर भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं और नई नीति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, निरीक्षण में सहायक। आज के युग में हम देखें तो जो प्रत्येक संस्था है उन सब का यही प्रयास रहता है कि वह कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा काम कर सके। तो सांख्यिकी इस काम को करने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है। आंकड़ों की सहायता से निरीक्षण यदि करने की योजना बनाई जाती है तो कम से कम खर्चे में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो जाता है और रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। नंबर 11, सार्वभौमिक उपयोगिता। इस तरह से अभी हम जो उपयोग की महत्व के बारे में बात कही, उनकी सांख्यिकी उपयोग के बारे में बात कही, तो सांख्यिकी का उपयोग जो है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में है। इसका महत्व जो है किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका महत्व जो है सभी क्षेत्रों में है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने सांख्यिकी के महत्व के बारे में अध्ययन किया। अब हम सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है। जैसा कि सांख्यिकी का आज हम क्षेत्र देखें तो यह काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि आधुनिक युग में इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। फिर भी सांख्यिकी विज्ञान की कुछ सीमाएं हैं जिसको ध्यान में रखकर इस विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, सांख्यिकी इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। जैसे कि हम इसकी सबसे बड़ा दोष कहें हम या सीमाएं कहें सांख्यिकी की, तो ये इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि यह किसी एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह समूह का अध्ययन करता है। तो सांख्यिकी कोई एक इकाई विशेष का अध्ययन नहीं करती है। नंबर 2, सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। जो सांख्यिकी है वह तथ्यों को संख्या के रूप में मापती है, जबकि कई सारे तथ्य ऐसे जो हैं जिनको संख्या के रूप में मापना संभव है, तो वहां पर सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे ईमानदारी, संस्कृति, बुद्धिमानी, न्याय, इन सब बातों को संख्या के रूप में मापना काफी कठिन है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हम संख्या के रूप में माप सकते हैं, जैसे मनुष्य की आयु है, वजन है, आय है, व्यय है। इन सब तथ्यों को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं। लेकिन इन तथ्यों का भी देश के विकास में काफी योगदान है। तो यह एक सांख्यिकी की सीमाएं हैं। नंबर 3, सांख्यिकी निष्कर्ष पूर्ण रूपेण प्रमाणिक नहीं होते हैं। सांख्यिकी से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 श्रेणियों के बीच में आप मीन निकाल रहे हैं या कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो ये जो निष्कर्ष निकाला गया है यह जरूरी नहीं है कि यह प्रमाणिक हो और उन दोनों श्रेणियों के बीच में या 2 समूहों के बीच में वैसा रिलेशन हो। यह पूरा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उन आंकड़ों की शुद्धता कितनी है, अगर वो आंकड़ों में कहीं भी थोड़ी सी अशुद्धता है तो उससे सीधा परिणाम प्रभावित होगा। नंबर 4, सांख्यिकी तथ्यों का समान और सजातीय होना आवश्यक है। अगर आपस में तुलना करना है आंकड़ों की, हमें जो आंकड़े हमने एकत्रित किए गए हैं उनकी हमें आपस में तुलना करना है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जो आंकड़े हैं
एक ही समष्टि से लिए गए हों या उनमें एक ही गुण हो, तभी हम उनकी तुलना कर सकते हैं। यदि उसमें एक ही गुण नहीं है, सजातीय नहीं है, तो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सांख्यिकी निष्कर्ष केवल माध्य के रूप में लागू होते हैं। यानी सांख्यिकी से जो निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं, जो आंकड़ों के माध्यम से जो निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं, वह कोई एक व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता है, बल्कि समूह पर लागू होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि भारतीय जो लोग हैं वह निर्धन होते हैं, तो इससे हमें केवल सिर्फ एक टेंडेंसी के बारे में पता चल रहा है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि हर व्यक्ति निर्धन है, क्योंकि भारत में कुछ व्यक्ति जो हैं काफ़ी अमीर भी हैं, बहुत अमीर भी हैं, लेकिन एक मीन जो है वह ये कहता है कि भारत के लोग कैसे हैं, निर्धन हैं। नंबर 6, सांख्यिकी अनुसंधान के हेतु सांख्यिकी नियमों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जो अनुसंधान करता है उसको कम से कम सांख्यिकी नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अध्ययन कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। यदि उसको सांख्यिकी नियमों का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह अनुसंधान नहीं कर सकता है। यह सांख्यिकी की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। नंबर 7, सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं। सांख्यिकी की एक सबसे बड़ी सीमा यही है कि यह केवल साधन प्रस्तुत करती है, मतलब ये केवल नियम सिद्धांत बताती है और रीति देती है, और उन रीतियों के द्वारा, नियमों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। अब जो निष्कर्ष निकाला गया है, उस निष्कर्ष के लिए अगर कोई सुझाव है, कोई समाधान है, तो वह सांख्यिकी प्रस्तुत नहीं करती है। नंबर 8, सांख्यिकी के परिणामों का ससंदर्भ अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यदि हम ऐसे आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं जिसका कोई संदर्भ नहीं है, हमें नहीं पता है कि ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, इसका रेफरेंस क्या है, तो ये आंकड़े वास्तविक नहीं हो सकते। इसलिए सांख्यिकी में जो परिणाम ज्ञात किए जा रहे हैं, जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं, इसका संदर्भ होना आवश्यक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया। थैंक्स विद्यार्थी, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल की लिंक को भी आप दूसरे विद्यार्थियों पर जरूर शेयर करें।